उम्मीदों का सफर ऋषिना के साथ। आइए मिलते हैं इंदौर की एक हस्ती से, डॉक्टर विनीता कोठारी। मैंने 91 में एमडी पैथोलॉजी में टॉप किया था एमजीएम मेडिकल कॉलेज में। जी, उसके बाद मैं केईएम हॉस्पिटल मुंबई में लेक्चरर थी। आजकल जो हम देखते हैं कि अचानक से कोई गरबा खेल रहा है, खेलते खेलते कार्डियक अरेस्ट आ गया, या अचानक से जिम में है और जिम में अरेस्ट हो गया। तो ये अचानक वाली बात युवाओं में बहुत बढ़ गई है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल में वो कैपेसिटी हो, जी, उसके हार्ट को वो बेयर करने की कैपेसिटी। हम लोग सभी काफ़ी डरते हैं टेस्ट कराने के लिए, और सोचते हैं कि जब टेस्ट कराने जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। आज के माहौल में जहाँ पोल्यूशन भी है, जहाँ स्ट्रेस भी है, लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत बढ़ रही हैं। उम्मीदों का सफ़र ऋषिना के साथ। आइए मिलते हैं इंदौर की एक हस्ती से, जो डायरेक्टर हैं हेल्थ सेंट्रल और सेंट्रल लैब की, डॉक्टर विनीता कोठारी। एक ऐसी शख्सियत जो सिर्फ डॉक्टर होने के साथ साथ इस शहर के साथ एक इतना बढ़िया काम कर रही हैं, जो कि कॉमन व्यक्ति को, एक आम आदमी को अपनी हेल्थ की समस्याओं से जूझने के लिए उसे बहुत ज़्यादा खर्च ना करते हुए बिल्कुल न्यूनतम शुल्क में अपनी जांचों को करवाने का एक मादा हासिल होता है। और ये कॉन्फिडेंस दिया है दीदी के सेंट्रल लैब ने और हेल्थ सेंट्रल ने। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले विनीता कोठारी जी की जबानी के इस शहर में आपका सफर, जो आज उम्मीदों से भरा है, वो कैसे शुरू हुआ। तो ऋषिना, एक तो बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। आपके चैनल के लिए। मैंने 91 में एमडी पैथोलॉजी में टॉप किया था एमजीएम मेडिकल कॉलेज में। जी, उसके बाद मैं केईएम हॉस्पिटल मुंबई में लेक्चरर थी। जी, सायन हॉस्पिटल मुंबई में भी काम किया, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भी फेलोशिप की, हम्म, और रॉयल सरे काउंटी हॉस्पिटल यूके में भी फेलोशिप की। क्या बात, क्या बात है। परिवार में कौन-कौन है, और परिवार का साथ इस सफर तक आपका कैसा रहा? तो मेरे पेरेंट्स, मेरे सास ससुर, सब ईश्वर की कृपा से 90 ईयर के भी हैं, लेकिन ठीक हैं। जी, मेरा बेटा आईआईटी मुंबई में पढ़ा और अभी जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। क्या बात है। और बेटी ने हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से पढ़ाई की, जी, और अभी वो वर्ल्ड बैंक के साथ एसोसिएट है। अरे वाह! क्या बात है। ऐसा कहते हैं ना कि अगर नारी पढ़ी लिखी हो, नारी अगर अपने संस्कारों के साथ हो, तो परिवार भी संस्कारित होता है और उतना ही उच्च शिक्षित होता है। ये आपकी बातों से झलकता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रही थी कि हमारी जो आज की जीवन शैली है, वो जीवन शैली वाक़ई ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा भागदौड़ भरी है, और जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं, तो हम लोग सभी काफ़ी डरते हैं टेस्ट कराने के लिए, और सोचते हैं कि जब टेस्ट कराने जाएँगे तो कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा, और इन चीज़ों से घबराते भी हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमें आगे अपनी खुद की सेहत के लिए क्या-क्या ऐसी वस्तुएँ हैं जो बहुत सिंपल हों और उसको फ़ॉलो करना चाहिए? देखिए, इस आज के माहौल में जहाँ पोल्यूशन भी है, हुँ, जहाँ स्ट्रेस भी है, लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत बढ़ रही हैं। जी, ये मानना कि अगर हम कुछ टेस्ट कर लेंगे और कुछ एब्नॉर्मल निकल आया, तो हुँ, अगर निकल आया और अभी आपको सिम्टम्स नहीं है, तो आप सिर्फ अपनी आदतें बदल के बिना इलाज के खुद को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो निकल आए और आप उसको रिवर्स कर लें, ये आपके लिए बेहतर है, बजाय कि आप आंख बंद करके रहें और फिर एंड में हाँ। हॉस्पिटल डॉक्टर की ओपीडी में लैंड अप करें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। आपने अभी जो प्रोजेक्ट शुरू किया है वो है इंदौर ज़िद्दी है। लेकिन इसके पहले आपने जो
एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था जिसमें तकरीबन 4 से 5 लाख लोगों का आपने सैंपलिंग किया था और उनके सारे टेस्ट किए थे। वो था हेल्थ ऑफ इंदौर। उसके बारे में कुछ बताइए। तो ऋषि ना, जैसे इंदौर हमारा स्वच्छ शहर है, जी। तो जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं जैसे टाइफॉइड, मलेरिया, वो हमारे यहाँ सफाई के कारण कम हो गए थे। जी। तो विचार आया कि हम देखें कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, हुँ, जो सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से हुँ, होती हैं, हुँ। उसके हमारे शहर में क्या हाल है। जी। हम खाने पीने वाले शहर हैं, हुँ, तो क्या हमारे पे बुरा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है। जी। तो इसीलिए हमने सोचा कि इंदौर की पॉपुलेशन का 5% हमने इनिशियली सोचा था एक्टिव जी। पॉपुलेशन का स्क्रीन करें, हुँ, ताकि इंदौर की हेल्थ की तासीर हुँ। समझ में आए। जी। जब हमने पहले साल 1 लाख किया और उसके बाद फिर लगातार वो प्रोजेक्ट 3 साल से वो चल रहा है, और हाँ। अभी तक 4 लाख से ज़्यादा लोग हम टेस्ट कर चुके हैं। हुँ, और हमने पाया कि आधे से ज़्यादा लोगों में या तो हार्ट या डायबिटीज या हुँ। लिवर या किडनी, इनकी बीमारियों की शुरुआत पाई गई। अच्छा। शुरुआत मतलब अभी उनको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, हुँ। पर अगर वो अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे तो हो सकता है अगले 10 साल में वो दवाई पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो हुँ, जाए। हुँ, हुँ। आपसे मैं एक प्रश्न जो मुझे बार-बार आजकल जो हम देखते हैं कि अचानक से कोई गरबा खेल रहा है, खेलते-खेलते कार्डियक अरेस्ट आ गया या अचानक से जिम में है और जिम में अरेस्ट हो गया। तो ये अचानक वाली बात युवाओं में बहुत बढ़ गई है। अचानक से गाड़ी ड्राइव कर रहा है और अचानक से वो गिर गया, तो पता लगा कि कार्डियक अरेस्ट है। तो ये अचानक से जो पहले काफ़ी ऐसा सुनने में नहीं आता था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो जीवन शैली के अलावा क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए? तो ऋषिना, अगर कोई जिम में जाना चाहता है या मैराथन दौड़ना चाहता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल में वो कैपेसिटी हो, जी। उसके हार्ट को वो बेयर करने की कैपेसिटी हो। जी। तो पहले आप कोई भी ऐसी रिग्रेस एक्टिविटी करने वाले हैं, तो हुँ। उसके पहले एक बेसिक हेल्थ चेकअप करा लेना हाँ, चाहिए। हाँ। अम, अधिकतर केसेस में दूसरी हार्ट की बीमारियां होती हैं जो बचपन से होती हैं, जो छिपी हुई रहती हैं, और जैसे ही आप ओवर एक्सर्ट करते हैं तो वो हार्ट कंपनसेट नहीं कर पाता और अटैक आ जाता है जी, जी, या फेलियर हो जाता जी। है। युवाओं में जो हमने देखा, अ, जब हमने 50,000 युवाओं के टेस्टिंग की इंदौर के करीब करीब सभी कॉलेजेस में जी। और क्वेश्चनेयर भरा, तो 42% युवाओं ने कहा कि उनकी स्लीप बहुत इरेगुलर है। अच्छा। मतलब सोने का और उठने का टाइम तय जी, नहीं है, जी, रात में नींद नहीं आती है, जी। स्क्रीन टाइम बहुत है। हाँ, हाँ। और 92% ने कहा कि उनकी फूड हैबिट्स इरेगुलर। तो बिल्कुल आप सही। इमेजिन कीजिए, या तो वो फास्ट फूड रहते हैं, बैलेंस फूड नहीं लेते हैं, हुँ, टाइम पे खाना नहीं खाते, हुँ, हुँ। और स्ट्रेस बहुत है इस कॉम्पिटिटिव जी, वर्ल्ड में, जी। और काफ़ी हद तक सेडेंट्री हो गया है। हाँ, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हुँ, कंटिन्यूस बैठने का काम है। हुँ, ये जो सारे फैक्टर्स हैं, प्लस किसी के घर में अगर जेनेटिक हिस्ट्री भी है, अगर उनके हुँ, माँ बाप को भी हुँ। है, तो ये सब मिला के एक बहुत स्ट्रॉन्ग डर होना चाहिए लाइफस्टाइल डिजीज का। हाँ, स्क्रीनिंग करना चाहिए और तुरंत अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना बिल्कुल मुझे लगता है कि हमें अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान नहीं समझना चाहिए और ये भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी जो हम अचीव करने में लगे हैं कि हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए, इतनी गाड़ियाँ होनी चाहिए, हमारे पास बेस्ट टू बेस्ट अकोमोडेशंस के लिए हमारे बड़े-बड़े फ्लैट्स में हमें रहना चाहिए या बड़े-बड़े बंगलों में रहना चाहिए। हमारे पास सारी सुविधाएँ लग्ज़रीज़ होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों का जो स्ट्रेस आने लगा है और उसके अलावा हम जो
अपनी जीवन की शैली थी। पहले एक ज़माना था जब 11 बजे सब लोग तकरीबन घर के लोग सो जाया करते थे। लेकिन आजकल माता-पिता जब अपने बच्चों को कहते हैं कि भई रात हो चुकी है, तो उनका रात जो होती है वो सुबह शुरू होती है और कहीं न कहीं वो रात भर जगते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी मिलते हैं। उन्हें कहा जाए तो उनका ये कहना होता है कि अरे ये तो आप लोगों का ज़माना गया और अब हमें अपने ज़माने में हमारे हिसाब से जीने दीजिए। और मैंने एक और चीज़ जो बहुत छोटी-छोटी बातें, छोटे-छोटे स्टेप्स भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि हम भोजन करते हैं, तो भोजन में भी हम सोचते हैं कि हम घर का बना भोजन खाएँ, तो वो स्वादिष्ट भी है और हमारे लिए एक तरीके से हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आजकल का युवा जो है वो बाहर खाना खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी रहता है और उसी के साथ-साथ मुझे लगता है कि उनकी खान-पान की शैली बहुत बदल गई है। और हम ये कहते हैं कि हम महीनों में कभी बाहर किसी पारिवारिक आयोजनों में बाहर जाया करते थे। लेकिन ये जो लाइफ़स्टाइल चेंज है, इसको कैसे युवाओं के साथ हम कैसे इसको तो आई थिंक जोड़ हमारा सकते हैं? युवा इंटेलिजेंट तो है, जी। और ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि जब आप करियर के लिए चूज कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपको फास्ट सक्सेस मिल हाँ, सके। हाँ। लेकिन वो युवाओं को समझना पड़ेगा कि उनको जितने भी सक्सेसफुल सीनियर्स दिख रहे हैं, हुँ। उन्होंने एक स्ट्रगल का लंबा पीरियड। लाइफ लाइफ गुजारी है। जी। तो एक तो ये स्ट्रगल को नॉर्मल लें, हाँ। और उसको अपने साथ कुछ अनहोनी हो रही है ऐसा ना माने। हुँ, वो हुँ, सबके लिए नॉर्मल है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। हुँ, दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सक्सेसफुल तभी हो सकते हो और रह सकते हो, होने के बाद बने हुँ, रह सकते हो, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है। हुँ, तो जितना इम्पोर्टेंस आप बाकी चीज़ों को दे रहे हो, उतना ही इम्पोर्टेंस हेल्थ को देना है। हुँ, और हेल्थ मतलब सिर्फ सिक्स पैक्स नहीं है, हुँ, क्योंकि उसके चक्कर में भी बहुत सारे जो जिम्स हैं जहाँ कोई हाँ, ट्रेंड पर्सन नहीं डायटीशियन है, है। डाइटिशियन नहीं है, हुँ, तो वो अनयूजुअल डोज ऑफ प्रोटीन युवाओं को दे रहे हैं, हाँ, जिससे कि उनका डायरेक्ट किडनी पे भी फर्क पड़ सकता है जी, और वो बहुत डेंजरस है। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही बात कही। एक बात जो हमारे इसमें सार निकल के आया है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। हम मेहनत करेंगे तो सफलता हमारे कदमों को चूमेगी। लेकिन अगर हम मेहनत से कन्नी काटेंगे, तो सफलता प्राप्त करने के लिए जो भी शॉर्टकट अपनाएँगे, वो शॉर्टकट, वो खुशी बहुत थोड़ी देर के लिए होगी। मैं आपसे जानना चाहूँगी विनीता जी कि आपका जो हेल्थ ऑफ इंदौर का जो आपका आंकड़ा था, वो क्या था? तो हेल्थ ऑफ इंदौर में हमने युवाओं की अलग अलग बीमारियों के लिए स्क्रीनिंग की थी, जी। और जनरल पॉपुलेशन की भी की थी। हुँ, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि 14.79% रैंडम पॉपुलेशन, ऐसे लोग जो अपने आप को पूर्णतः हेल्दी समझते थे, जी, उनका ग्लूकोज बढ़ा हुआ आया। जी। करीब 38% युवाओं के और जनरल पॉपुलेशन में प्री डायबिटिस पाया गया। ओह! HbA1c प्री डायबिटिक रेंज में आया। LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो 52% लोगों में, जनरल पॉपुलेशन में बढ़ गया है। हुँ, तो आप इसी से कल्पना कीजिए कि बैड कोलेस्ट्रॉल 52% में 30% से ज़्यादा हाइपरटेंसिव, तो हुँ, हार्ट डिजीज कितनी रैम्पेंट होने वाली है। हुँ। प्री डायबिटिस और डायबिटिस का आपने आंकड़ा सुना तो 40% के ऊपर हो गया दोनों जी, मिला के। जी, और इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कह रहे हैं। बिल्कुल। और जहां हमारे यहाँ 2-3% डायबिटिस होता था, वहां से हम 40% पे ले आए, जो हुँ, कि बहुत चिंता की बात है। जी, उसके अलावा लिवर की बीमारियां हुँ, रैंडम पॉपुलेशन में 6.71% मिली। ओह! और सबसे शॉकिंग था कि 4% इंदौर के लोगों में क्रिएटिनिन बॉर्डर लाइन बढ़ के आया, मतलब किडनी डिजीज होने की संभावना बढ़ जाएगी।
ओह! तो आप सोचिए कि अगर ये लोग रिवर्स नहीं करेंगे अपनी हुँ, लाइफस्टाइल हुँ, से अपनी बीमारियों को, तो कितने भी डायलिसिस और कितने भी किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर इंदौर में आ जाएं, वो हुँ। हमारी पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट नहीं रहे। जी, जी। करीब करीब 80% लोगों में विटामिन डी लो है, हुँ, और वो नेचुरल है क्योंकि हम लोग धूप को एक्सपोज नहीं होते हैं। बिल्कुल। विटामिन B12 हुँ, फॉल्टी हैबिट्स के कारण, अनबैलेंस फूड के कारण, हुँ। B12 भी हालांकि हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, पर वेजिटेरियंस के पास भी ऑप्शन है ग्रीन B12 लीफी लेने। वेजिटेबल लेके हुँ, विटामिन B12 मेंटेन कर। जी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमारी स्टडी में सामने निकल गई। विनीता जी, मुझे एक और बात जो सोचने पे मजबूर कर रही है कि हमारा यहाँ का यूथ जो है, जो हम देख रहे हैं अभी मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, या यूथ जो है वो अपनी भागदौड़ में वो सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7-8 बजे तक तकरीबन काम करता है, और काम करने के बाद वो घर आता है, तो मैंने कई युवाओं के साथ जब मेरी भी बातचीत होती है तो उन्हें काफ़ी थकान सी भी लगती है, लेकिन चूंकि उनका लाइफस्टाइल जो है वो ऐसा है कि उनको दोस्तों से भी मिलना है, परिवार के साथ भी वक्त गुजारना है, कल सुबह की भी तैयारी उनको करनी है, और ये सब भागदौड़ के अंतर्गत उनको अपनी जीवन शैली, अपने अस्तित्व को भी बनाए रखना है। तो मुझे ऐसी कोई 3 या 4 चीज़ें आप बताइए कि जो ये भागदौड़ भरी ज़िंदगी में एक आम व्यक्ति जो है वो उन चीज़ों को अगर फॉलो करे तो रिवल्सर, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ यस इम्पोर्टेंट, कि बिल्कुल। आप कोई भी चीज़ अगर लगातार करेंगे तो ही उसके इफ़ेक्ट आएँगे। तो वो कंसिस्टेंसी में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो करके वो अपने प्रॉब्लम्स, अपने हेल्थ इश्यूज़ को रिवर्स कर सकते हैं? तो देखिए, सबके पास 24 घंटे हैं, जी, और 1 घंटे खुद की हेल्थ के लिए निकालना हर इंसान का कर्तव्य है। जी बिल्कुल। दूसरा, जो लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम ये मानते हैं कि जो सबसे बिजी हैं वो ही सबसे ज़्यादा टाइम निकाल लेते हैं हेल्थ के लिए, बिल्कुल, और जो ज़्यादा फ्री हैं वो हमेशा टाइम नहीं होने की कंप्लेन करते हैं। बिल्कुल। तो आप 1 घंटा निकाल सकते हैं। आप, तरीका आपके हाथ में है, जी, आपके जॉब के टाइमिंग के हिसाब से। जी। एडिक्वेट स्लीप, हुँ, बैलेंस फूड। हुँ। देखिए, घर का बना खाने का कोई पैरेलल नहीं है। जी, आप जितना भी बाहर से बड़ी होटल से भी खाएंगे तो हुँ, रीयूज्ड ऑयल, पाम ऑयल, ये हुँ। आपकी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। जी, फास्ट फूड आपने कई बार सुना है, वो आपके हार्ट हेल्थ के लिए, हुँ। डायबिटीज के लिए खराब है। जी, तो अच्छी डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज हाँ, आप आधे घंटे कर लें। चाहे तो आप ऑफिस चल के चले जाएं, हाँ, योगा कर लें, हाँ। अपना तरीका खुद निकालें, हुँ, लेकिन ये रोज कॉन्सिस्टेंटली करेंगे हुँ। तो ही असर। तो यानी हम अच्छे से सोएं 8 घंटे के बराबर, उसके साथ-साथ ही संतुलित आहार लें। संतुलित आहार में घर का भोजन हो तो सबसे अच्छा, और उसी के साथ-साथ स्वयं के लिए कम से कम 5 से 10,000 स्टेप्स चलें। क्यों ना हम इतना खुद के लिए करें, है ना? हाँ, और ऋषिना, आप तो डांस सिखाती हैं, जी, तो अगर किसी को चलना बोरिंग लगता है तो डांस के थ्रू भी बिल्कुल। युवा अपने आप की जी, जी। कैलोरीज कम कर सकते मुझे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि संगीत और नृत्य ऐसी चीज़ें हैं कि जिस जो जो हर व्यक्ति के अंदर निहित होता है। अ, अगर हम किसी पर्टिकुलर डांस फॉर्म की बात करते हैं तो वो फॉर्म सीखने के लिए थोड़ा-सा हमें पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। लेकिन नृत्य करना हर व्यक्ति के अंदर निहित होता है और वो कर सकता है। एक आराम से म्यूज़िक अपना प्ले करें और आराम से हमारा नृत्य अपनी बॉडी को मूवमेंट देते हुए, पाँवों को चलाते हुए लय-ताल के साथ आराम से नृत्य किया जा सकता है और बहुत सारी कैलोरीज़ बर्न की जा सकती है। तो नृत्य करना है, योगा करना है और किसी म्यूज़िक को सुनना है, ये ज़िंदगी का अपना हिस्सा बनाना ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए आप ये ना करें कि कल से ही शुरू कर दें कि भई अब हमने ये बात की है तो हम कल से ही 5 किलोमीटर दौड़ेंगे, 2 दिन दौड़ेंगे, तीसरे दिन फिर हम कुछ नहीं करेंगे। तो जो आपने कहा कि कंसिस्टेंसी, लगातार उसी चीज़ को करते रहना, अपने आप को डिसिप्लिन करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अ, एक और अभी जो आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, इंदौर ज़िद्दी है।
एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि सुनने में वाक़ई कमाल का है। मैं चाहूँगी आप उसके बारे में भी बताएँ। तो जब हमने 4 लाख लोगों को स्क्रीन कर लिया और जी। देख लिया कि हमारे इंदौर में हर दूसरे व्यक्ति को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो हमने डिसाइड किया कि अब हम एक-एक बीमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ की पकड़ेंगे जी, और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। जी। वो चाहे टेस्टिंग स्क्रीनिंग से हो, कंसल्टेशन से हो, अवेयरनेस प्रोग्राम से हो हाँ। और लोगों को अपने आप से जोड़ने से हो। तो हुँ, इसमें टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं जो अपने प्रोफेशन के साथ पब्लिक के लिए काम करना चाहते हैं। हुँ, और इस 3 महीने के लिए हमने लिया है प्री डायबिटिस और हुँ। ओबेसिटी से लड़ाई। ओके। और ओबेसिटी अगर एक तो वज़न बढ़ के होता है, जी। वज़न बढ़ने के साथ अगर जो एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस है जिसको हम हुँ। बोलते हैं तोन निकल आना, हाँ। वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बुरा है। जी, लेकिन आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि ऐसे कई लोग हैं जो कि पतले होते हैं, जी। जिनका वज़न ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो आपको आईसीयू में दिखते हार्ट हैं हार्ट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम से। हाँ। तो उसका कारण ये है कि भले ही बाहर से वज़न ना दिखे, कई लोगों में विसरल फैट बढ़ा होता है। जी। मतलब जो ऑर्गन्स है बॉडी के उसके अराउंड फैट, और अच्छा। वो बहुत हार्मफुल होता है। तो इस बार हम स्क्रीनिंग में ब्लड टेस्ट के अलावा हुँ। विसरल फैट टेस्टिंग भी सबकी कर रहे हैं। अरे वाह! ये बहुत बड़ी बात है। मुझे ये मालूम है कि 4 से 5 लाख लोगों का जो टेस्ट 1500 से 2000, 3000 में होती है, वो आप मात्र ₹100 में कर देते हैं। ये कैसे संभव हो पाता है? क्योंकि ₹100 तो मतलब आज की तारीख में तो एक टाइम का नाश्ता भी ₹100 में नहीं आता है। तो आप इस टेस्ट को मतलब इसके पीछे की सोच भी क्या है और आप इसको कैसे संभव कर पाती हैं? देखिए, मेरा सालों का 30 साल से ज़्यादा पैथोलॉजी का एक्सपीरियंस है। जी। मैंने गवर्नमेंट, ट्रस्ट, कॉरपोरेट, सेमी कॉरपोरेट सब जगह जिम्मेदारियां निभाई हैं। तो मैं जानती थी कि अगर हम सिर्फ रिएजेंट की कॉस्ट चार्ज करें हुँ। तो इन टेस्ट को 100 रुपये में किया जा सकता है। जी। उसमें हमारा कोई प्रॉफिट, ओवरहेड वो हुँ। नहीं निकलेगा। जी। तो जो मध्य प्रदेश की सबसे एडवांस्ड लैब है, हुँ, उसमें जो सबसे बड़े इक्विपमेंट्स है उनको यूज़ करते हुए हुँ। 100 रुपये में कर पाना संभव हुआ। तो हमारे लिए संभव हुआ, तो मेरा तो देश में कई जगह मुझे बुलाया जाता है ये मॉडल शेयर करने के लिए। जी। और मेरा मानना है कि पैथोलॉजी से जो अर्निंग लोग कर रहे हैं वो करें, पर साइड में एटलीस्ट पब्लिक के लिए हेल्थ चेक्स लो कॉस्ट पे कर दें। जी। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज मुझे दिखा कि सालों से मैं देख रही थी कि हेल्थ चेकअप कराने हमारे यहाँ हुँ। जो 1000-2000 के होते, मेल्स ज़्यादा आते थे, फीमेल्स कम आती थी। अगर अच्छा। फैमिली में किसी एक को करना है हुँ। तो मेल पर्सन ऑफ द उसी का फैमिली। करेंगे, हाँ। और वो मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि इसका कारण शायद कॉस्ट ही होगा। हुँ, तो जब मैंने कॉस्ट इतनी कम कर दी तो हुँ। हमने जो हमारी स्टडी है उसमें ऑलमोस्ट 50% फीमेल्स ने पार्टिसिपेट अरे किया। वाह! बहुत बड़ी बात है। और फीमेल्स की भी फिर एनालिसिस हो पाई और हाँ, पता हाँ। पड़ा। तो ये लगा कि हेल्थ चेकअप जो है, जो आदमी मजबूरी में टेस्ट नहीं करा हुँ, रहा, अपनी इच्छा से करा रहा है, हुँ, उसकी कॉस्ट इतनी लो होना चाहिए कि सब अफोर्ड कर सके। हुँ। तो बात तो ये निकलती है कि डॉक्टर होने के साथ-साथ विनीता जी, समाज की वो सेवा कर रही हैं, जो कि महिलाओं को भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रही हैं। अब महिलाओं के साथ-साथ युवा और युवाओं के साथ-साथ बच्चे, इन सभी को एक साथ लेकर इतने न्यूनतम शुल्क पर सभी जांचों को करना और उन्हें अवेयर करना कि उन्हें अपना लाइफस्टाइल, उनकी जीवन शैली को कैसे बदलना है, ये वाकई लाजवाब है। इसीलिए तो उम्मीदों का सफ़र आपके साथ है। जब हम बात करते हैं उम्मीदों की, जब हम बात करते हैं सफ़र की, तो उम्मीदें वो जो जीवन शैली को अच्छा बनाए और साथ ही साथ सफ़र वो जो ज़िंदगी भर बिना किसी परेशानी, बिना किसी दुख, बिना किसी बीमारी के
अच्छा चलता रहे, सालों साल चलता रहे और आबाद रहे। तो इसलिए ज़रूरी है कि मुझे लगता है कि जब हम ऐसे व्यक्तित्व के साथ जो इंदौर शहर में हम सभी के बीच रहकर हमारे आम जन तक उन छोटी-छोटी बातों को पहुँचाना चाहती हैं, मेरा तो ये मानना है और उम्मीदों का सफ़र की ओर से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सार जो होते हैं ना वो प्रोत्साहन करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं और हम सही रास्ते पर हैं, सही मंजिल की ओर जा रहे हैं। ये हमारे जीवन को एक उत्साह के साथ भर देते हैं। तो आप मुझे बताएं कि कौन-कौन से ऐसे पुरस्कार आपको मिले हैं जिन्होंने आपको प्रोत्साहित किया है? सबसे इम्पोर्टेंट जो अवार्ड या फेलिसिटेशन मेरा हुआ है वो मेरे मोस्ट फेवरेट हीरो एपीजे कलाम सर द्वारा। अरे क्या बात है, क्या बात है! एपीजे कलाम सर ने ये प्रिवेंटिव हेल्थ का जो मॉडल है हमारा उसके लिए फेलिसिटेट किया था जी। 2011 में। अरे वाह! और उसके अलावा तमाम जैसे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर हैं, केरला के गवर्नर हैं, इन लोगों ने अवार्ड दिया है। एक मेडिकल में एस के मुखर्जी अवार्ड जिसकी जी, जी। जो डॉक्टर पद्म मुखर्जी। भूषण थे, जी। तो उनके नाम पर जो डॉक्टर्स अपने एकेडमिक्स में भी अच्छे होते हैं और सोशल वर्क भी करते हैं उनको चयनित किया जाता है, वो भी जी, अवार्ड मिला है। जी। तमाम नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशन और अवार्ड्स हुँ। कॉन्फ्रेंसेस में भी मिले हैं। जी, दीदी, जी। सबसे सबसे बढ़िया बात तो ये है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके जीवन को अगर हम मान लें और उसको अगर हम धारण कर लें, तो हमारा जीवन भी अद्भुत हो जाएगा। ऐसे अब्दुल कलाम जी ने आपको अगर कोई पुरस्कार दिया है तो वाक़ई ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत अहमियत रखता है और उसी के साथ-साथ मुझे लगता है कि ये हमारा जो ये उम्मीदों का सफ़र चल रहा है उसमें अ, हमें आगे दौड़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल। बहुत-बहुत बधाई आपको। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोई ऐसा वाक़या आपके जीवन में जिसने आपको प्रेरित किया हो? कोई ऐसी चीज़ जिसने कोई कोई ऐसा आपके पास कोई पेशेंट आया हो या कोई फैमिली के लोगों ने कुछ कहा हो? कई बार होता है ना कि आप डॉक्टर होते हैं तो कई बार बहुत सारी कहानियाँ आपके पास आती हैं। जीवन से जुड़ी वो सच्चाइयाँ आती हैं जो कि हमको लगता भी नहीं है कि ऐसा कुछ घटा होगा। तो ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बात जिसने आपको जीवन के प्रति और प्रोत्साहित किया हो कि हमें ये काम आगे कर- निरंतरता के साथ करना है? तो इसका जब पहले ऋषिना में ऑन्कोपैथोलॉजी करती थी, कैंसर से रिलेटेड पैथोलॉजी, हाँ, जो कि सुपर स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, बहुत जी, कम लोग करते हैं जी। और उसके लिए ही मैं जानी जाती थी। एक बार एक मस्जिद में हुँ, हेल्थ कैंप लगा था हुँ, जहाँ पर डॉक्टर्स फ्री में पेशेंट को देख रहे थे हुँ, और पैथोलॉजी के लिए मुझे बुलाया था जो काफ़ी कम रेट में हमने हुँ, वहाँ दिया था हुँ, और मेडिसिन वाले भी कम रेट में कर रहे थे। हुँ, तो जब डॉक्टर ने देखा मरीज को हुँ, और उसके बाद टेस्ट लिखे, हुँ, तो बेसिक टेस्ट लिखे जो उन्होंने हमसे नॉमिनल पेमेंट देके करा लिए। जी। और जब वो रिपोर्ट पे दवाई लिखी गई तो पेशेंट ने कहा मेरे पास पैसे नहीं बचे। ओह! वो दिन था, मुझे इतना तीर जैसे चुभा कि अगर हमारा डायग्नोस्टिक इतना महंगा होगा हुँ, कि पेशेंट ट्रीटमेंट ना ले पाए, क्योंकि आजकल तो आप जानते हैं कि बिना डायग्नोस्टिक के डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं देंगे, पर नहीं वो देते। इतना महंगा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट के पास ट्रीटमेंट के पैसे ही ना बचे, फिर पूरी एक्सरसाइज ही व्यर्थ। जी, जी। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि जितना पॉसिबल हो हुँ, हाईएस्ट क्वालिटी के साथ हुँ, अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक को मैं इंदौर में चलाऊंगी और सिर्फ कैंसर पैथोलॉजी नहीं पर सारी
टेस्ट की जांचें शुरू करूंगी, और उसी के कारण सेंट्रल लैब का जन्म हुआ। क्या बात है, क्या बात है। इंदौर ज़िद्दी है ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये आप अभी इसमें जो स्कूल्स के बच्चे हैं उनका भी, क्योंकि छोटी उम्र के बच्चे हैं तो उनके माता-पिता का भी हमें वो चाहिए रहता है कि कंसर्न। कंसर्न्ड हो कि भाई वो हमें टेस्ट करना है। तो क्या हम उन स्कूलों के पास भी जा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो सरकारी हैं, जिनके बच्चों का टेस्ट मुझे नहीं लगता कि रोज़ाना होता होगा, या कई ऐसे भी हैं जो आदिवासी बहुल क्षेत्र में भी हैं। तो ऐसे लोगों तक हम अप्रोच कर रहे हैं, तो तो और कैसे कर रहे हैं? तो इंदौर जिद्दी है कि हमारे सफ़र में पॉलिटिशियन की भी हमको हेल्प है, जी, सांसद बिल्कुल। शंकर लालवानी जी, जी, मेयर की हेल्प है, जी। उसके बाद कलेक्टर रेड क्रॉस सोसाइटी की हेल्प है। तो अरे वाह! उन सब ने मिलके एक मीटिंग बुलाई थी, जी, सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स की, हाँ, और उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि अपने बच्चों के हेल्थ चेकअप कराएं। जी, तो 5 साल से ऊपर के बच्चों का जो मैंने आपको विसरल फैट, हाँ, क्योंकि आजकल जितना मैल नरिशमेंट प्रॉब्लम है, हाँ, मतलब प्रॉपर खाना न मिल ना पाना मिलना। जितना प्रॉब्लम है, उतना ही ओबेसिटी प्रॉब्लम। हाँ, मतलब प्रॉपर खाना ना मिलना भी एक प्रॉब्लम है, और ओवर मिलना भी एक ओवर, और वो भी ठीक-ठाक नहीं, वो मतलब डिफेक्टिव। डिफेक्टिव, ऐसा खाना मिलना वो भी एक बड़ी वही। प्रॉब्लम है। तो अभी जब कॉलेजेस का भी हमने सर्वे किया था तो 10% तो अंडर नरिश थे, जी। 40% ठीक वेट के थे, पर बचे हुए 50 या तो ओवरवेट थे या फ्रैंक ओबीस थे। ओह! तो अब हम स्कूल के भी सारे बच्चों का करेंगे, क्योंकि जी। ये वो एज होती है जब फैट सेल्स एक्सपैंड होते, हुँ। और अगर हमने अर्ली चाइल्डहुड में ही ये सब बीमारियों को, खासकर मोटापे को रोक दिया, तो आगे बड़े होने के बाद उनको प्रॉब्लम्स न के बराबर होंगे। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूँगी। बहुत सारे मिथ चलते हैं, जैसे कि रात में पानी पी के सो, पानी पी के मत सो, सुबह उठ के शहद, नींबू पानी लो, उससे वज़न कम हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेथी दाने का पानी लो, कुछ लोग कहते हैं नीम खाओ। तो ऐसा कौन-सी मिथ है सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो आपको लगती है, जिसको कि हटाया जाना चाहिए? ऐसे मिथ्स बहुत सारे हमारे परिवारों के बीच, हमारे समाज के बीच चलते हैं। तो उनमें से कौन-सा ऐसे 1-2 तो मिथ हैं? एक जो मैं बहुत कॉमनली सुनते आ रही हूँ कि आप शक्कर मत खाओ पर गुड़ खा लो। हाँ, हाँ, तो हाँ। लोग गुड़ की मिठाइयाँ, गुड़ का सब कुछ खाते हैं, जी, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जी। शुगर की भी हाई है तो गुड़ की भी हाई। अच्छा, अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि आप गुड़ खा के और हाँ, सेफ हो गए। हाँ, हाँ, सिर्फ हाँ। वाइट शुगर को सबसे खराब इसलिए माना जाता है कि उसको रिफाइन करने में केमिकल्स यूज करते हैं, जी, लेकिन जो बायोकेमिकल एक्शन है शुगर का, हाँ। वो तो सफेद शक्कर में भी है और गुड़ में भी। जी, बिल्कुल, तो जी, बिल्कुल। अगर आपको बहुत ही मीठा खाने की इच्छा हो तो एक आध पिन खजूर खा लीजिए, अरे वाह! उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम। जी। दूसरा, व्हाट्सएप के ज्ञान से बचे। आप ओह! जो भी फॉलो करते हैं, आप देखें कि जो बोल रहा है वो क्वालिफाइड है क्या उस सब्जेक्ट में। जी, क्योंकि आजकल देखने में आता है कि बहुत सारे लोग अलग अलग बीमारियों के लिए जी, पेशेंट को कंफ्यूज कर देते हैं, जी। और पेशेंट बहुत इजीली उनके ट्रैप में फॉल भी हो। हुँ, हुँ। एक एक और मुझे लगता है कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ भी चली हैं जिसमें कई, जैसे हमारे आस-पास कई ऐसी महिलाएँ होती हैं जो काफ़ी वज़न उनका होता है, 3-4 महीने में उन्होंने वज़न कम कर लिया, तो हम उनसे पूछते हैं, भई कैसे किया? भई आपने इतना इंस्टेंट कैसे, क्योंकि आजकल इंस्टेंट कॉफ़ी जैसा ज़माना आ गया है, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। तो इंस्टेंट के चक्कर में हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बोला, फलाना पाउडर खा लो, फलाने लोगों से मिल लो, फलाना डाइट कर लो, फलानी सर्जरी करा लो। तो ये थोड़ा-सा मुझे लगता है कि ये हमारे लक्ष्य की तरफ ले जाने के बजाय हमें कन्फ्यूज़ करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप वेट कम करने के लिए मोटिवेट हो ही चुके हैं तो आप एक बात ध्यान रखिए कि आप शॉर्टकट लेंगे, और हुँ, थोड़े दिन तो आपका डिटर्मिनेशन रहेगा, आप सब कुछ खाना छोड़ देंगे जैसा आपका डाइटिशियन बोलेगा, एक्सरसाइज कर लेंगे, पर उसको आप बहुत
लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जी। वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। हुँ। यूजुअल लाइफ में आप वो खाना बनाते नहीं है जो आपसे बोल हाँ। रहे हैं, तो फिर वो वापस से रिबाउंस होगा जब आप उसको छोड़ देंगे। जी। तो आइडियली तो आपको अपनी हैबिट बदल के जल्दी मचाने के बजाय उसको कॉन्सिस्टेंटली अगर कम करेंगे तो हुँ। वो हमेशा के लिए आपके साथ है। जो खाना आप खाते हैं उसी को सही तरह से बना के खाएंगे तो ठीक है। आप कुछ विदेशी चीजें और विदेशी सीड्स और ये सब हाँ। बहुत दिन तक सस्टेन नहीं कर हाँ। सकते। तो हमको करना वो चाहिए कि हम वेट कम करना चाह रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि 3 महीने बाद एक शादी में जाना है, हाँ। इसलिए कि वो हम अपनी हेल्थ के लिए करें। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये जो इंस्टेंट फ़ॉर्मूलाज़ जो हैं, वो थोड़ी देर के लिए तो आपको सुकून देंगे, लेकिन उसके अलावा आप एक एक्सपेरिमेंटल बॉडी बन जाते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंटल बॉडी ना बनते हुए मुझे तो लगता है कि हमारा खान-पान जो है, हिंदुस्तानी खान-पान जो है, वो अपने आप में ही पूरी थाली जो है उसमें विटामिन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, उसी में साथ-साथ हमें सभी कुछ मिल जाता है। फैट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन अब हम जो है कि हम तरबूज के बीज खाने की जगह हम कोशिश करते हैं कि हम वो कोई और बीज मिलते हैं बाज़ार में, फ़ॉरेन के बीज मिलते हैं, उसको खाना शुरू कर देते हैं। हमें ककड़ी खानी है तो ककड़ी की जगह ज़कूज़ी, ज़क्कूनी क्या बोलते हैं वो हम खाने लगते हैं। तो हमारे यहाँ ककड़ी मौजूद है भाई, हमारे यहाँ टमाटर मौजूद है। हमें अपने फ्रूट्स को, अपनी सब्जियों को अभी भी उतना ही प्यार करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि हम अपनी चीज़, क्योंकि लोग कहते हैं उसमें फर्टिलाइज़र डला है, ये है, वो है, तो हमें कैसे मतलब इन चीज़ों को खाते रहना चाहिए? देखिए, बहुत सही बात है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे खाने में पेस्टिसाइड इतना है हुँ। कि उसके कारण हमारे यहाँ कैंसर बहुत बढ़ रहा है। जी। तो जो भी आप बाहर से सब्जी लाए उसको पानी में लंबे समय तक रख के थोड़ा सोडा बाइकार्ब रख दें ताकि जी। पेस्टिसाइड्स इनइफेक्टिव हो जाए। जी। इनफ सलाद खाएं, पहले सलाद ज़्यादा खाएं। जी। और अगर गेहूं की जगह आप मोटा अनाज खाएँ। की रोटियां लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी होगी। हुँ। शक्कर, मैदा ये छोड़ने की कोशिश करें या बहुत नॉमिनल कम करें। करने की कोशिश करें। और अपना खाना समय पे खाएं। हुँ। हुँ। और कम से कम शाम के 6-7 बजे के बाद अगर आप खाना ना खाएं, हुँ। खाना ना खाएं मतलब ये नहीं है कि उसके बाद एक गिलास दूध पी लें। हुँ। सिर्फ पानी पिए, हुँ। अच्छा। जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी फंडा है। हाँ, हाँ, तो वो हाँ। आपको हेल्दी लगेगा। मेरे को कई पेशेंट्स मिलते हैं, वो बोलते हैं कि हम तो शाम के बाद खाना ही नहीं खाते। जी। जैन कम्युनिटी के ऐसे कई हाँ, पेशेंट्स हाँ। मिलते हैं। लेकिन फिर भी मैं देखती थी कि ये खाना नहीं खाते हैं, फिर भी इनका वेट कम इतना नहीं हो क्यों रहा। है, ये हुँ। हेल्दी क्यों नहीं है। तो समझ में आया खाना नहीं खाते, लेकिन वो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, उसको रात वो में। खाना नहीं गिनते। अच्छा, अच्छा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने पेट को, अपनी इंटेस्टाइन को रेस्ट दे। जी। कम से कम आइडियली तो 16 घंटे रेस्ट दे, जी। तो फिर आपका फैट बर्न चालू होगा। हाँ, यानी हमें संतुलित आहार तो लेना है, लेकिन वक़्त का भी ख़्याल रखना है। जो हम सुबह भोजन करते हैं उसके पहले नाश्ता लेते हैं, नाश्ते के बाद भोजन का भी वक़्त हम बिल्कुल तय रखें, उस वक़्त हम कर लें, आधा पौन घंटा इधर-उधर चल सकता है। और शाम को जैसा कि कहा कि जैन पद्धति रहती है और हमारे धर्मों में भी कहा गया है, हम देखते हैं कि हमारे आस-पास जो जीव-जंतु हैं वो भी शाम को सूरज ढलने के बाद ज़्यादातर भोजन नहीं करते हैं। तो वैसा ही अगर हम 5 साढ़े 5 6 बजे तक गोधूली बेला तक अगर हम भोजन कर लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत स्वास्थ्यदायक होता है, हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। तो ये करना ज़रूरी है। और उसी के साथ-साथ जैसा कि विनीता जी ने कहा कि हमने एक मुट्ठी चने खा लिए, हमने एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खा लिए, हमने दूध पी लिया, हमने ड्राई फ्रूट्स डालकर एक शेक बना शेक लिया। बना लिया। तो हमने बस इतना ही खाया है। हमने थोड़ा-सा पपीता खा लिया, हमने थोड़े से फ्रूट्स खा लिए। तो जो भी कुछ खाना है आप 6 से 7 के बीच में खा लें। अपना डिनर जो आप कहते हैं कि शाम का जो आपका खाना है वो शाम को ही खा लें, तो आपकी ज़िंदगी की रफ्तार और ये सफ़र जो है वो बहुत खूबसूरत बन जाएगा। एक बात और पूछना चाहूँगी कि म्यूज़िक थेरेपी से आप जुड़ी हैं, आप नृत्य में भी जुड़ी हैं,
आपका पूरा एक एलुमनाई है जो कहीं न कहीं कोई न कोई इवेंट करता रहता है। उसके अलावा आपका पूरा एक ग्रुप है डॉक्टर्स का जो साल 6 महीने में कोई ना कोई कार्यक्रम करता रहता है और मैं उसकी स्वयं साक्षी रही हूँ। तो मुझे लगता है कि चूँकि आप लोग भी बहुत स्ट्रेस में अपने खुद के जीवन के साथ, क्योंकि कई पेशेंट्स के साथ मिलते हैं, कई कहानियाँ ऐसी होती है, कई लोगों के दुख दर्द होते हैं, वो भी हमारे साथ तो चलते ही हैं। और उसके अलावा हमारे भी रेगुलर जो आपके कामकाज हैं उसमें भी आप स्ट्रेस। कहीं न कहीं स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, चिंता रहती है। तो आपके लिए म्यूज़िक थेरेपी क्या है और डांस थेरेपी क्या है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं दर्शकों को बोलना चाहूँगी जी। कि जो आपने अभी डाइट एक्सरसाइज सुना, हुँ, उसके अलावा जो एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा बीमारी करती है वो है स्ट्रेस। जी। आप देखें डायबिटिस में जो स्ट्रेसफुल पर्सन है उसकी शुगर बहुत बढ़ जाती है। अगर जी, कोई बिल्कुल। डायबिटिक है और उसको कोई स्ट्रेस आ गया तो आप देखेंगे उसकी रीडिंग्स बढ़ जाएगी। जी। तो स्ट्रेस को रिलीव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, वो आप मेडिटेशन से करें, वो हुँ, आप म्यूजिक से करें, हुँ। वो आप डांस के साथ बिल्कुल। करें। डांस के साथ करें तो और आइडियल है म्यूजिक विद डांस, जी, क्योंकि आपकी फिजिकल भी एक्टिविटी हो रही है और जी, मेंटल भी स्ट्रेस। जी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। जी। कुछ दूसरों को दिखाने के लिए जो आप करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप अकेले अपने लिए भी कर सकते जी, हैं जी, और बिल्कुल। वो करना चाहिए। और मेडिटेशन में समझती हूँ बहुत लोग कंसंट्रेट नहीं कर सकते, लेकिन म्यूजिक तो हर आदमी सुन सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमने कई पेशेंट्स देखे हैं, खास करके कैंसर पेशेंट्स, हुँ, जिनकी रिकवरी या डिजीज फ्री इंटरवल डांस थेरेपी से बड़ा है और हाँ, म्यूजिक थेरेपी से बड़ा है। और जी, हमारे यहाँ तो ऐसे इंदौर में ग्रुप्स भी हैं जी। जो रेगुलरली कैंसर पेशेंट्स को डांस कराते अरे वाह! क्या बात है। मुझे लगता है मैं खुद भी एक नृत्यांगना हूँ और मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को आप लोगों के साथ भी, आपके ग्रुप के साथ भी कई बार सिखाने का मौका मिला है। तो मुझे लगता है कि ये जो 1 घंटे का क्लास का टाइम रहता है, जिसमें सब लोग इकट्ठा होते हैं और अपने हिसाब के कुछ या तो फ़िल्मी, नॉन फ़िल्मी प्रार्थनाएँ, ऐसे कई चीज़ों पर, भजनों पर भी नृत्य सीखते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया है और इस आइडिया को बिना डरे, बिना झिझके अपनाया जाना चाहिए। कम से कम हमें म्यूज़िक, अच्छा वाला म्यूज़िक, अच्छे गाने, अच्छा इंस्ट्रूमेंटल सुनना चाहिए और वो ज़िंदगी का अपना एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए। हम धीरे-धीरे सुनने लगते हैं तो हमें सितार भी अच्छा लगता है, बाँसुरी अच्छी लगती है। कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं शहर में जो कि म्यूज़िक के होते हैं, नृत्य के होते हैं और अभी पिछले 8-10 सालों में तो शहर में काफ़ी ज़्यादा संस्कृति से संबंधित कार्यक्रम होने लगे हैं और उनको देखने, सुनने जाना चाहिए। हम भले बहुत सुरीले ना हों लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए, गाना आए या ना गाए, गाना चाहिए और ताल पर नाच सके या ना नाच सके, खूब झूम-झूम कर खुशियों के साथ अपनी मन की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए डांस करना चाहिए। मैं आपको सभी को बताना चाहूँगी, एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना दीदी ने मुझे एक बार कहा था तो मैंने उनको सिखाई थी। वो जो एक गीत था वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है और जिस पे आप लोगों ने सबने नृत्य भी किया था। वो भजन बहुत ही सुंदर इंसानियत को दर्शाता हुआ है। तेरी संतान है, हाँ ये इंसान है, बैर करना तो तूने सिखाया नहीं, क्यों है ये नफरतें, क्या हुआ है इन्हें, बैर करना तो तूने सिखाया नहीं, तेरी संतान है। बहुत ही खूबसूरत था और मैं खुद भी कई बार जब प्रैक्टिस करती हूँ या मुझे लगता है कि जीवन के झालम-झोल में जब कभी ऊंच कभी नीच, कभी आगे कभी पीछे रहते हैं, तो बस यही लगता है भगवान हम तेरी संतान हैं। इस उम्मीद के साथ सफ़र को
अंत में सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि एक विनीता कुठारी, नॉट एज अ डॉक्टर, एक महिला, एक माँ, एक पत्नी, एक बहू, क्या क्या कुछ है जो आप अपने जीवन में अपनी उम्मीदों के साथ इस सफर को और आगे ले जाने के लिए क्या करना चाहती? ईश्वर ने एक ये मौका दिया है कि सब्जेक्ट के थ्रू लोगों की मदद की जा सके। जी। और एक स्टेज ऐसी आती है रेशिना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं जी। और आपको जो बच्चों की जिम्मेदारियां हैं आपकी डायरेक्ट पूरी कम हो हो जाती। जाती हैं। हम्म। तो वो टाइम है आपकी लाइफ का, और आपकी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत कम रहती है। जी बिल्कुल। तो जितना भी स्ट्रगल था सब खत्म हो जाता है। तो वो टाइम जीवन भर मैं चाहूंगी कि ईश्वर ये शक्ति दे कि मैं लोगों की मदद करते रहूं अपने सब्जेक्ट और अपने नॉलेज के थ्रू। हम्म। और लोगों की जो दुआएं हैं जी। उससे बड़ा कोई धन नहीं है। और ये मैं तो समझती हूँ, मेरे परिवार में सब लोग इसको काफी सपोर्ट करते हैं, जी। खुशी से अगर मुझे कोई सपोर्ट चाहिए तो देते भी हैं। जी। तो आई थिंक यही ईश्वर से बस कामना है कि हेल्दी रखे मुझे भी और हमारे इंदौर वासियों को भी। क्या बात है! तो उम्मीदों का सफर, जिसमें हमने ये सीखा, हमने ये जाना कि जिंदगी में मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। दूसरा, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। तीसरा, हमें जिंदगी में बहुत दौड़ना है, आगे बढ़ना है, तो खुद पर भी ध्यान देना होगा, खुद के स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देना होगा और वक्त निकालकर वक्त के साथ चलना होगा। खुद की एक्सरसाइज, संतुलित आहार और साथ ही साथ खुद को नींद के 8 घंटे भी देने होंगे। इसी के साथ-साथ उम्मीदों का सफ़र ये कह रहा है कि सबसे बढ़िया कमाई दुआओं की होती है, प्रार्थनाओं की होती है। किसी के मुस्कुराते हुए और साथ ही साथ आँखों से बहते हुए उन मुस्कुराहटों के साथ आँसुओं का सफ़र जो होता है, वो वाक़ई खूबसूरत होता है। तो ज़रूरी है कि इस उम्मीदों के सफ़र में हम विनीता जी के साथ आगे बढ़ें और इस पॉडकास्ट को सिर्फ़ पॉडकास्ट समझकर नहीं, लेकिन ज़िंदगी के बदलाव की शुरुआत के रूप में उम्मीदों का सफ़र ऋषिना के साथ जारी रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत विनीता बहुत जी। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।